नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं पाठ 3 भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। हमने बच्चों अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है उसमें आपने देखा हुआ होगा कि किस तरह से मुग़ल सत्ता का पतन होता है और धीरे धीरे मुग़लों की सत्ता का पतन होता है और धीरे धीरे मुग़ल अपनी जो दबदबा था या जो उनका वर्चस्व था वो खोते हुए चले जाते हैं और छोटे छोटे मराठे राज्यों का उद्भव होता है। लेकिन मराठे हो गया, फिर इसके बाद जो है कि बंगाल हो गया, फिर इसके बाद जो है कि अवध के नवाब, ये सब बहुत सारे नवाबों का जन्म हुआ। लेकिन इन सब नवाबों में जो आपसी संघर्ष, आपसी कलह थी, उसी का फ़ायदा उठाकर कंपनी ने क्या किया कि विस्तार शुरू कर दिया। आपने देखा इससे पहले वाले पार्ट में प्लासी का युद्ध हमने देखा था कि प्लासी का युद्ध जीतते हैं और बक्सर का युद्ध जीतकर उन्होंने 3 बड़ी सेनाओं को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, बंगाल के नवाब जो है कि मीर कासिम को और मुगल बादशाह को उन्होंने धूल चटा दिया। और जब अंग्रेज़ों ने ये धूल चटा दिया तो उनको विश्वास होगा कि बस करिए, अब कोई सत्ता बची उची नहीं है। एक मराठे जो थे, मराठा थे शक्तिशाली, उनको लग रहा था मराठा, और दूसरा जो है कि मैसूर था। आपको हम इसमें पढ़ाए हुए हैं कि किस तरह से मैसूर को वो कुचल देते हैं। मैसूर को, हैदर अली को पहले कहते हैं ना कि दीवार पर आप 1 बार 2 बार 3 बार जब ठोकर मारेंगे तो चौथी बार दीवार टूटकर बिखर जाएगी। और यही हुआ जो है मैसूर के साथ। जब उन्होंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किया उसमें पराजित हो गए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किया टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने बहुत ज़बरदस्त चोट की। जब तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान पराजित होता है और उसे बहुत अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अंग्रेज़ देखेंगे कि जो है कि हमला करते हैं और फिर समझौता करते हैं, हमला करते हैं, समझौता करते हैं, और जब तक कि आपको कमज़ोर नहीं कर देते हैं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे मैसूर राज्य को उन्होंने जीत लिया। इसके बाद फिर हमने देखा कि मराठों को, उन्हें लगा कि यही मराठे जो है सबसे शक्तिशाली और पावरफुल है। मराठों का संघर्ष हो गया कहाँ? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ किससे? अहमद शाह अब्दाली से। और जैसे ही अब्दाली से मराठे पराजित हो गए तो मराठों का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे उनका टूटकर बिखरने लगा। उनका जो संगठन था वो बिखरने लगा। उनकी जो 4 जो मुख्य कह लीजिए प्रशासनिक केंद्र थे, जैसे इंदौर था, फिर जो है कि नागपुर था, बड़ौदा था, ये सब टूटकर बिखरने लगे। और फिर धीरे धीरे देखते देखते मराठा साम्राज्य टूटकर आपसी संघर्ष से बिखरने लगा। अंग्रेज इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मराठों को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने 2 बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया, जब उनको निपट दिया, मतलब बंगाल को उधर जीत लिए, इधर मैसूर को जीत लिए, इधर मराठों को जीत लिए, मतलब इतनी बड़ी पावर को इन्होंने पराजित कर दिया कि अब उनके लिए पूरे भारत का मैदान खाली हो गया। बस एक जो शक्तिशाली अभी शासक बचा हुआ था वो पंजाब का राजा रणजीत सिंह बचा हुआ था। वही एक था कि जो अभी उनको चुनौती दे रहा था। लेकिन वो भी कितने दिन तक राजा रणजीत सिंह तक जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने सत्ता को संभाला, बनाए रखा। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई अंग्रेजों ने पंजाब को भी जीतकर किसमें मिला लिया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे डलहौजी की विलय नीति। अब इसमें देखेंगे कि कैसे डलहौजी आता है और विलय नीति को जारी करता है। मतलब ये बड़े बड़े राज्य जैसे मैसूर को जीता उन्होंने, निजाम को जीता, कर्नाटक को जीता, मराठों को जीता, फिर उधर बंगाल को जीता, अवध को जीता। लेकिन ये बड़े बड़े राज्य थे, इनको जीत लिया। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बहुत छोटे छोटे राज्य थे, क्षेत्र थे, उनको कैसे जो है कि डलहौजी विलय की नीति के तहत जीता। जैसे सतारा था, नागपुर था, बघात था और संभलपुर था। अब झांसी देखिए, अवध का क्षेत्र था। इन सब को कैसे वो जीतता है, ये इसका नाम रहता है डलहौजी। डलहौजी वैसे आप देखेंगे तो बड़ा ही वैचारिक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति था। वैचारिक रूप से उत्कृष्ट इसलिए था कि इसी के समय में पहली बार आप देखेंगे कि रेलवे का विकास हुआ। इसी के समय में आप देखेंगे कि पहली बार जो है कि डाक तार व्यवस्था का, डाक जो है कि एक स्थान दूसरे स्थान जाने लगा। तो इसी ने ये सब शुरू किया था। लेकिन ये इतना साम्राज्यवादी था कि ये चाहता था कि हमारी पताका पूरे हिंदुस्तान में फैले और एक राज्य केवल हो। कौन राज्य हो? वो अंग्रेजी या कंपनी का राज्य हो और कोई राज्य इसमें ना हो।
तो उसने देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ता है। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेज़िनी ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्य को हड़पने की एक नई नीति बनाई। यह सहायक संधि में हमने देखा था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था, उसे जो है कि अपने अधीन अपने राज्य में सेना रखनी पड़ती थी और सेना का पूरा खर्चा देना पड़ता था। उनकी पोशाक हो गया, उनका खान पीन सब कुछ को है जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था उसे देना पड़ता था। फिर इसके बाद उसे एक रेजिडेंट नियुक्त करना पड़ता था, जिसका काम क्या था कि वो कंपनी जो है कि कंपनी के हितों को देखता था और राजा पर यह दबाव बनाता था कि आप जो हम नियम या कानून लाएंगे वो क्या है, हमारे अधीन होने चाहिए, या जो नियुक्तियाँ करेंगे वो कंपनी के अनुरूप होनी चाहिए, उसके विलग नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो है कि सहायक संधि में देखा हमने। तो एक नई नीति लॉर्ड वेलेज़ली लेकर आया जिसका नाम था राज्यों की हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। मतलब इसने एक नई नीति लेके आया कि भैया जो भी राजा है, राजा का अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उसका पुत्र नहीं है तो उसका राज्य क्या है, हम जैसा चाहेंगे वैसा चाहेंगे, या तो वो स्वतंत्र राज्य करेगा या फिर जो है कि हम उसको किसमें मिला लेंगे, अंग्रेजी राज्य में मिला लेंगे। तो उसने हिंदू प्रथा में ऐसा माना जाता है या हिंदू समाज में ऐसा है कि अगर जिस व्यक्ति को पुत्र की संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, जिनके बेटा बेटी पैदा नहीं हुए हैं, वो किसी भी जो है कि बालक को गोद ले सकते हैं और उसको अपनी पूरी संपत्ति दे सकते हैं और वो उनकी संपत्ति पाने का अधिकारी भी माना जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी। लेकिन कौन, डलहौजिया आया। तो डलहौजिया ने कहा कि ऐसा है कि हम ये नहीं करने देंगे, राजा को जो है कि अगर उसका वैध पुत्र है तभी हम उसका उत्तराधिकारी मानेंगे या उसकी पूरी संपत्ति का अधिकारी मानेंगे या उसे राजा मानेंगे, नहीं तो हम उसके राज्य को क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो मतलब उसने एक बस जो है कि बहाना ढूंढा। सोचिए, हम सोचते कभी कभी ये दिमाग लगाते हैं कि कितनी बारीक चीज़ उसने जो है कि गहन अध्ययन किया होगा, कितना सोचा होगा, कितना समझा होगा कि हम एक ऐसा नियम और कानून लेके आते हैं कि जिसके तहत अगर भारतीय राजा जो है उस बात को उस नियम को अगर प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हम उनके क्या है, राज्य को हड़प लेंगे। तो ऐसा नियम क्या लेके आया उसने कि भाई जिसकी वैध संतान नहीं होगी, जिसका वैध पुत्र नहीं होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसके राज्य को हड़प लेंगे, हम उसके संपत्ति को गोद लिए हुए पुत्र को नहीं देंगे। अब इससे क्या हो गया कि इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघात, संबलपुर तथा झांसी के राजाओं को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। अब सोचिए कि सतारा को मिला लिया, झांसी की रानी, आप सोचिए झांसी की रानी जो है कि उनको असल में कोई पुत्र नहीं था। झांसी की रानी को कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, गोद लेकर अब उनका पालन पोषण किया और पालन पोषण करके उसका शिक्षा दीक्षा की कि ताकि ये जो है कि गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात क्या करेगा कि वो गद्दी संभालेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु होती है, फिर जो है डलहौजी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, कहता है कि हमने नियम बनाया हुआ है कि जिस भी राजा का वैध पुत्र नहीं है, जो भी पुत्र गोद लिया हुआ है, उस राज्य को हम क्या करेंगे, हड़प लेंगे। और उसने झांसी के राज्य को हड़प लिया। इसीलिए झांसी की रानी विद्रोह कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं, हमारे बालक को जो है हमारा राज्य मिलना चाहिए, हम अंग्रेज़ों को नहीं देंगे। और वो अपने पुत्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही कि हमको क्या है, हमारा राज्य चाहिए, हम अंग्रेज़ों की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। और वो हमेशा लड़ती हुई जो है कि वीरगति को प्राप्त हुई।
तो इस तरह से उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियां से भी वंचित कर दिया जाए। मतलब जो पेंशन दी जा रही है, जैसे आप याद रखिए कि बालाजी द्वितीय जो था याद रखिए आप कि डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। याद रखिए कि जब हमने पढ़ा हुआ था कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है, बाजीराव द्वितीय जब सहायक संधि स्वीकार कर लेता है तो उसे कहाँ भेजते हैं, बिठूर भेजते हैं। तो बिठूर में उसे पेंशन देते हैं, कहते हैं कि हाँ हम आपको इतना पेंशन दे रहे हैं, आप जो है क्या करिए, यहीं पर रहिए, आपके राज्य से मराठा से कोई मतलब आपका नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे अवध का नवाब रहता है, उसको भी बेच देते हैं, कहते हैं कि आप इतना पेंशन लीजिए और आप जो है मौज करिए। इसी तरह से बहुत सारे राजाओं को क्या करते हैं कि वो पेंशन देते हैं कि भाई पेंशन लीजिए। ऐसे रणजीत सिंह का पुत्र था दिलीप सिंह, उसको भी कहते हैं कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप जाइए लंदन घूम के आइए, आपको पेंशन देंगे, लेकिन आपके राज्य से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी। उपाधियाँ जैसे बहुत सारे राजा ने बुलाते थे, राजा, महाराजा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, ऐसे नाम, महाराजा हो गया, राजाधिराज हो गया, बहुत सारी उपाधियाँ धारण करते थे। उनकी उपाधियों को हुई किसने छीन लिया, अंग्रेज, ये डलहौजी ने छीन लिया। कहा कि नहीं भैया ये सब हमारे राज्य में नहीं आप कर सकते। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। नाना साहब कौन थे, वही बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब, उनकी पेंशन समाप्त कर दी कि भैया हम पेंशन नहीं देंगे। कहते हैं देखिए कि कैसे अंग्रेज़ों ने मूर्ख बनाते बनाते आपको एकदम नेस्त नाबूद कर दिया, एकदम ज़मीन पर लाकर लेटार दिया, आपको भिखारी बना दिया कि आपको हम पेंशन वेंशन नहीं देंगे। आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेज़ों से हुए युद्धों तथा उसके परिणामों के बारे में जानें। देखिए बच्चों, ऐसा है कि भाई बहुत सारा युद्ध हुआ, तो अब सबके बारे में तो जो पाठ है उसमें वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है कि उन्होंने छोटा छोटा करके आपको टेबल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कैसे अंग्रेज अन्य राज्यों को जीतते हैं। जैसे मराठों को जीत लिए, मैसूर को जीत लिए, उसका वर्णन बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। लेकिन अब ये बताते हैं कि कैसे आगे उन्होंने अंग्रेज़ों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध हुआ। देखिए युद्ध एवं वर्ष, अवध 1556, किनके बीच, लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। युद्ध विलय के कारण नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप। उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि भैया आप कुशासन कर रहे हैं, जनता से जो है कि जनता पर दबाव डाल रहे हैं, जनता पर जो है कि आप लाठियां बरसा रहे हैं, जनता से अधिक कर ले रहे हैं, और दूसरा चीज़ आप कोई प्रगतिशील काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि वाजिद शाह को इसलिए केवल हटा दिया कि आप कुशासन कर रहे हैं, आप जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा जो है कि ये मेंटली डिसऑर्डर रहा होगा कि कुशासन का आरोप मतलब समझते हैं कि अंग्रेज कह रहे थे कि आप भारत में हैं और भारतीय शासक हैं, लेकिन हम विदेश से आके आपसे अच्छा शासन करके देंगे। कितना बढ़िया, कितना ब्रेन वॉश किया होगा चीज़ों को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में निकाल दिया और परिणाम अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संधि या प्रस्ताव, फैजाबाद संधि अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। फैजाबाद संधि अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया और कलकत्ता किसके अधिकार में था, वो कंपनी के क्षेत्र में था। तो कहा कि यहाँ से तो इनको हम जाने नहीं देंगे, और उन्होंने जो है कि कलकत्ता में इनको जेल में बंद कर दिया। उनको 12 लाख रुपए, उस समय 12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी, तो उनको दे दिए कि कहें कि आपको यहीं पर जो है क्या करना है कि आपको जीवन निर्वाह के लिए इतना, आपको जो सेवक हैं या जो आपके रानियाँ महारानियाँ हैं उनके जीवन यापन के लिए हम इतना पैसा दे दे रहे हैं, आप अपना खाइए पीजिए मस्त रहिए, और आपका अवध से अब कोई मतलब नहीं है। अवध मतलब होता है बच्चों, यही उत्तर प्रदेश को अवध बोला जाता था उसमें। जो जैसे ये
अयोध्या है, अयोध्या के बाद लखनऊ, फैजाबाद, ये सब क्षेत्र जो है अवध का क्षेत्र बोला जाता है। रुहेलखंड, वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खान। रुहेलखंड मतलब यही बच्चों जो है कि ये बदायूं, बरेली और यही क्षेत्र, बरेली बदायूं का क्षेत्र जो है, कासगंज एटा, यही जो है रुहेलखंड उस समय बोला जाता था। तो रुहेल सरदार द्वारा अवध के नवाब को रुपये 40 लाख देने से मना कर देना। रुहेल सरदार जो है, ये कारण ये था कि रुहेल सरदार ने अवध के नवाब को, देखिए आपस में ही भारतीय राजा लड़ रहे हैं। अवध का नवाब था, उसने रुहेल सरदार से कहा कि आप हमको 40 लाख रुपए दीजिए। लेकिन आपको हमने पहले बताया था कि अवध का नवाब सहायक संधि किसे स्वीकार कर लिया था? अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया था। तो अंग्रेजों से कहा कि ऐसा है, देखिए कि हमारा 40 लाख रुपया ये रुहेलखंड का सरदार दे नहीं रहा है और हमको दिलवाइए, आपको हम इसमें जो है कि 10 लाख रुपए आपको दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा अच्छा पक्का? कहा कि हाँ हाँ हम आपको दे देंगे। अब अंग्रेजों ने तुरंत अटैक कर दिया रुहेलखंड पर और रुहेलखंड को जीत लिया। हाफिज रहमत खान मारे गए और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना और शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। आधा कुछ क्षेत्र के दे देना ल्या के अवध के दे देना कि ल्या भैया तोहरे अधीन, और जबकि अवध तो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन रहबे कल, और कुछ क्षेत्र जो है रामपुर रियासत के पकड़ा देना कि ल्या भैया। अब बनारस के देखा, अब केकर अथुआ आयल दिन आयल, अब बलि के दिन आयल बनारस के 1780, वह बनारस जौन हो जहाँ के इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़त हुए, यहीं के सांसद हैं। वारेन हेस्टिंग तथा राजा चेतन सिंह, इनके मध्य संघर्ष हो गया। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेतन सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। अब भैया अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद की संधि को, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा बनारस के शासक ने फैजाबाद की संधि क्या है तोड़ दी है, और इसलिए वो ना तो घुड़सवार दे रहा है, ना तो धन दे रहा है, ना बंदूकची दे रहा है। और अगर जो है कि नहीं दे रहा है और उस पर अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया कि भाई हमको जो है कि जो हम सेना तुम्हारे यहाँ रखे हुए हैं उसको क्या है धन चाहिए, उसको घोड़ों को घुड़सवार चाहिए, तो 50 लाख रुपए दोगे तब तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे, क्या प्रबंधन करेंगे। लेकिन जो है कि अंग्रेज माने ही नहीं, तो उनके ऊपर अटैक कर दिए। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। हेस्टिंग ने बनारस के घाट पर इन सबको दफन कर दिया। चेतन सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। अंग्रेजों ने पहले कितना कर ले रहे थे बनारस के राजा से? 22 लाख रुपए। अब उसके राजा के भतीजे को राजा बना दिए, चेतन सिंह के भतीजे को राजा बना दिए और कहे कि हमको कितना चाहिए? 40 लाख रुपए अब हमें कर दोगे। तो इस तरह से क्या किए उन्होंने, बनारस को भी पंगु बना दिया। अब पिंडारियों से युद्ध, लूट मार करने वाले लोग, ये पिंडारी जो थे ये महाराष्ट्र में पाए जाते थे। अब देखिए 1816 से 1818 के बीच युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू, मतलब ये पिंडारियों के नेता हुआ करते थे। मतलब ये लड़ाकू थे। इनका काम ही होता था कि जैसे पहले ये मराठा सरदार जो थे, राजा थे, उनके अधीन काम कर रहे थे। तो इनका जैसे मराठा कह देते थे कि भाई ये ज़रा देख लेना, ये शासक बड़ा उछल कूद कर रहा है, तो पिंडारी उसके क्षेत्र पर एकाएक अटैक करते थे और उसके राजा को बंदी बनाकर मराठों के सरदार के यहाँ चरण वंदना करवाते थे कि अब मांगिए, जो करना हो कहिए, जो इसको सजा देना है सजा दीजिए। तो राजा हाथ जोड़ के कहता था कि ऐसा है कि जैसा कहेंगे वैसा हम कर देंगे। तो मराठा राजा जो है कि वो कहता था कि चलो ठीक है, तुम हमको जो है अपनी जितनी आय होगी उसका 1/4 भाग हमको दे देना। तो उसके बदले में पिंडारियों को बहुत सारा वो लूटपाट का जो धन मिलता था वो भी लेते थे, और फिर राजा से भी बहुत सारा जो है कि वो मिलता था, धन मिलता था। तो उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर तो जो मराठा सरदार थे उन्होंने पिंडारियों को संरक्षण दिया था, तो अंग्रेजों को भी ये हानि पहुंचाते थे।
तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार इनको पहले, हमको सबसे पहले किनको निपटना है, इन्हीं पिंडारियों से निपटना है। तो पिंडारियों को उन्होंने जो है कि टारगेट रखा और बहुत सारे पिंडारियों को मारा। अमीर खान ने अंग्रेज़ों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खान ने भी अंग्रेज़ों की शरण ली, उसे गोरखपुर ज़िले में गौस की जागीर मिली। मतलब सब जो पिंडारियों के जो नेता थे, जैसे अमीर खान, उनको जो है टोंक में एक जागीर दे दी कि भैया तुम जो है पिंडारियों का साथ छोड़ दो, वरना तुमको भी टांग देंगे किसी दिन। तुम्हें जो है ज़मीन एक टौंस में दे रहे हैं, जाओ ज़मीन है उसी पर अपना बाल बच्चा जो भी खाना पीना है वो सब अपना खाओ पियो। करीम खां को भड़काया कि ऐसा है कि तुमको तो जो है कि बंदूक पे नोक पे धर के मारेंगे हम, और नहीं सुनोगे तो हम तोपों छुड़वा देंगे। तो करीम खां भी बड़ा परेशान हुआ। तो गोरखपुर की गौस उसको जागीर मिली कि वहाँ से फिर जो है कि वो अपना जीवन यापन किया। तो इस तरह से लगभग जो है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे जो स्वतंत्र थे, उनको अंग्रेज़ों ने अपने आप में मिला लिया। तो अब बच्चों हम कल देखेंगे अंग्रेज़ों का नेपाल तथा बर्मा से युद्ध। नमस्कार, आज इतना ही।